नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम रास सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल से जो बच्चे जुड़े हुए मेडिकल के भी हैं, नर्सिंग के भी हैं, फार्मेसी के हैं, तो थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ाऊंगा जो कि MBBS MD के लेवल का होगा, आपको समझना होगा। तो आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी करके आप देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज आपको हो सकता है ना दिखे। ठीक है, और इस टॉपिक को सही पढ़ने का तरीका जो है हाइपरटेंशन, ये सिस्टम किससे एसोसिएटेड है? हाइपरटेंशन से। और जब तक हाइपरटेंशन आप नहीं समझ पाओगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो सही पढ़ने का क्रम क्या होगा? जो हाइपरटेंशन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जनरल अवेयरनेस सेगमेंट में प्लेलिस्ट में है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो इस वीडियो के साथ में क्लासिफिकेशन की वीडियो ऐड कर दूंगा। उसके बाद फिर ये सारे सिस्टम, रास सिस्टम को आप समझोगे, फिर जो ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ये पूरा सिस्टम है पढ़ने का। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम इसको बोलते हैं। क्यों? इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के लिए। तो यहीं पे सबसे पहले फैक्ट समझने में आता है। ये पूरा डायग्राम आप देख के घबराइए मत, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड होता हूं, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी बस इतनी जिम्मेदारी है कि जहां जहां जो चीजें बताते जा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ते जाइए, घबराइए मत। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहां जरूरी है? आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए मेनली। इसका अदर भी फंक्शन होता है, सो अदर फंक्शन आर देयर, बट मेन फंक्शन इज बीपी रेगुलेशन। और ये ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करता है, जब आप समझ पाओगे कि बॉडी में ब्लड प्रेशर कौन कौन ऑर्गन रेगुलेट करते हैं, तभी तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में समझ पाओगे। तो पहले रेगुलेशन समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ब्लड रेगुलेशन कैसे करता है? मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है रास सिस्टम। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो डायग्राम है इसको समझने की जरूरत है। तो हम लोग समझते हैं, ये जो राउंड सा सर्कल पूरा आपको दिख रहा है, ये गोल सा पूरा सर्कल दिख रहा है, जहां जहां जो चीजें बता रहा हूं वो ऐसे बनाते रहो। राउंड सा सर्कल जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को दर्शाया गया। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है। उसके बाद ये आपका सीएनएस, ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर आपको क्या बनाते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आप समझ गए। अब ये किडनी है, यानी कि इस रास, ये जो ऑर्गन्स बने हुए, इसका मतलब कि इसका एसोसिएशन है इन ऑर्गन से। तो ये किडनी है, और इस किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो एक किडनी में देखा जाए तो 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर इन वन किडनी। यहीं से सवाल पूछा जाता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन इन वन किडनी। सो दोनों किडनी में 2.4 हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस ऑल स्ट्रक्चर इज नेफ्रॉन। तो साथ साथ आप रास सिस्टम के साथ साथ नेफ्रॉन की स्टडी भी कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, पेशेंस से पढ़ते रहिए आप इसको। ये किडनी है बीन शेप की, उसके अंदर ये जो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस आर नेफ्रॉन। ठीक है, तो अब नेफ्रॉन को देखा जाए तो नेफ्रॉन में ये जो होता है, ये पार्ट जो बाउल की तरह पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। पूरा पार्ट्स को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इस कैप्सूल टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एक एक चीजें करके पढ़ते रहिए ध्यान से। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल। इसको जो पूरा स्ट्रक्चर बाउल की तरह है ऐसे, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। ये स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किडनी की जितने डिसीजेस सब इंपॉर्टेंट है, और जब डायरोटिक्स आप पढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं इसको। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। तो इधर की तरफ क्या हो गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इधर की तरफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नीचे की तरफ डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ असेंडिंग। और इसको बोलते हैं दूर। अब देखो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये भी है, कन्वोल्यूट हो रहा है, ट्यूब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन दूर है, इसीलिए इसको बोल दिया गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि पूरे नेफ्रॉन में कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है? ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी साथ साथ आपने पढ़ लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जब डायरोटिक्स आप पढ़ोगे। चलिए ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ये स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया हुआ है?
एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है रास सिस्टम में। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ये आपका नेफ्रॉन हो गया, ये आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन है उसके बारे में हमने दिखा दिया। यहाँ पे सीएनएस कैसे इन्वॉल्व है रास सिस्टम में वो हमने दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पे होगा ऑर्गन आप देख रहे होगे ये वाला पार्ट, ये लीवर है आपका, तो लीवर भी रिस्पॉन्सिबल है रास सिस्टम के लिए, लीवर की भी बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये लंग है। अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर देखते रहो, घबराओ मत, बहुत आसान है। ये क्या है? लंग। लंग्स आपके भी इन्वॉल्व है किसमें? रास सिस्टम में। और ये पार्ट क्या है? इसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्स करता है किसको? सीएनएस को, और हेल्प करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को वर्क करने में। तो कितने पार्ट इन्वॉल्व है? सीएनएस इन्वॉल्व है, किडनी में नेफ्रॉन इन्वॉल्व है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, कैरोटिड साइनस इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है, लीवर इन्वॉल्व है। ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है किसके लिए? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के लिए। अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन से फंक्शन कैसे काम करे। थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं। अब ये सीएनएस है, सीएनएस में जो अगला पार्ट होता है, अब देखो एनाटॉमी भी यहीं आप लोग पढ़ ले रहे हो, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आ जा रही है, तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से ध्यान देकर समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें। स्टडी की वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, ठीक है। ये अगला भाग जो है इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एंटीरियर, और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, एंटीरियर का मतलब आगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही ये एडीएच हार्मोन निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। वो मेंटेन करता है किसको? आरएस सिस्टम को। कैसे करता है वो सब पढ़ेंगे, अभी पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो, ठीक है। ये समझ लिया आपने, ये पूरा नेफ्रॉन के पार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपने समझ लिया। अब जरा समझ लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें ये रेड कलर की जो सेल्स दिख रही है ना, उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसका क्या काम होता है? मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए, और एल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है बीपी मेंटेन करने में। ये चीजें हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। उसके अलावा जो है इस जोना ग्लोमेरुलोसा पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर कहां होते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा पे। तो ये चीजें समझ में आना चाहिए। वहीं साथ साथ यहां पे बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं, बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केस लेंगे जो है वो लेंगे कि बीपी मेंटेन कैसे होता है। यानी हम पहले समझेंगे कि बीपी पूरे बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू रेगुलेट कैसे होता है। तो उसके लिए हम एक ऐसे पेशेंट की क्राइटेरिया लेंगे, एज्यूम करेंगे कि एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां से ब्लड उसका निकल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, समझते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि अगर ब्लड लॉस हो जाता है, किसी पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और जब बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती, कैसे बीपी मेंटेन करती है, और उसी फैक्ट को यूज करके हम लोग तुरंत एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में समझ लेंगे। तो ये हमारी पूरी क्लास का ये पूरा मोटो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केस से। सिचुएशन ये है कि एक पेशेंट है, मैं हूं चाहे कोई भी हो, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है और यहां से उसका ब्लड लॉस हो रहा है। तो जब ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा बॉडी जाने लगे, इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, और आपको बीपी मेंटेन करने के लिए ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का मेंटेन करना जरूरी है। तो जब वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो बीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि अब क्या करना है कि बीपी इस पेशेंट का कम हो गया है, अब बीपी बढ़ाना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया है। तो अब देखो बॉडी में कौन कौन से सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही यहां पे ब्लड सिस्टम कम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यहां से ब्लड उसका जा रहा है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे जो ये किडनी है, किडनी में एक हार्मोन होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन से निकलता है, उसको बोलते हैं रेनिन, रेनिन। तो ये प्रक्रिया कहां शुरू होती है? रेनिन रिलीज व्हेन बीपी डाउन। यानी कि जैसे बॉडी में ब्लड का लॉस होगा, बीपी कम होगा, रेनिन तुरंत रिलीज हो जाएगा। कहां से रेनिन रिलीज होता है? एक सेल है आपका पॉल्किसिन, पॉल्किसिन एक सेल है, ये पूरे आपके स्मूथ टिश्यूज है, पॉल्किसिन सेल है। और यहां पे ये जो ब्लैक सी सेल है, ये किसको? डीसीटी को इसने जो है इनर्वेट किया हुआ, तो इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा कहां पे है? ये वाली सेल्स, ये ब्लैक वाली सेल्स, ये मैकुला डेंसा और ये पॉल्किसिन, ये दोनों मिला के बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। आपने नाम सुना होगा, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस।
अब देखो ये जो पॉल्किसिन सेल है ये क्या करेगी, रेनिन रिलीज करना चालू कर देगी। कहां, यहां पे सिस्टम में। अब ये जो नेफ्रॉन है, खून आता है नेफ्रॉन के थ्रू, किडनी के थ्रू फिल्टर ही तो होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। कितना होता है, यही सवाल पूछा जाता है, 120 ml पर मिनट जीएफआर रेट होता है। अब समझिए एक्सीडेंट हो गया, खून वहां से जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब कि जो ब्लड किडनी में आ रहा था वो अब कम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन, यानी कि ब्लड फ्लो किडनी में कम हो गया है। और ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट का मतलब जो ले आ रहा है, ठीक है, और इफरेंट का मतलब जो ले जा रहा है। तो कहां लेके जाएगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी खून सर्कुलेटरी सिस्टम से आता है किडनी में, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। तो आता किससे, एफरेंट, यहां पे लिखा हुआ एफरेंट आर्टेरियोल, और ले जाता है किससे, इफरेंट आर्टेरियोल्स। और यहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। मीनवाइल उसी टाइम पे क्या होगा, ब्लड एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो जब यहां एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस होने लगा, तो यहां पे ब्लड कम आने लगेगा, और जैसे ही ब्लड कम आने लगेगा तो यहां पे जो पॉल्किसिन सेल लगी है उसको पता लग जाएगा कि ब्लड वॉल्यूम कम आ रहा है, तो तुरंत सिग्नल देगा किसको, रेनिन को, भाई अब एक्टिवेट हो जाओ, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तो रेनिन यहां से रिलीज होगा धीरे धीरे, और ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में रेनिन एंजाइम यहां आ जाएगा। समझ गए, रेनिन यहां आ जाएगा, यानी कि जैसे बीपी कम होगा यहां से पॉल्किसिन सेल से रेनिन रिलीज होगा, और रेनिन हेल्प करेगा बीपी मेंटेन करने में। कैसे, अब देखो समझते हैं जरा। ये लीवर है, लीवर में जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। आपको पता है देयर इज अ सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द लीवर दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। तो हिपैटोसाइट्स क्या करती हैं, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन रिलीज करती हैं, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। और ये रेनिन जो एंजाइम होता है ये कन्वर्ट कर देता है किसको, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि रिलीज हो रहा है हिपैटोसाइट से, किसको, एंजियोटेंसिन 1 में। अब समझो कैसे बीपी मेंटेन, क्योंकि इस पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, इसकी जान बचाने के लिए बीपी हमें मेंटेन करना, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। तो यहां रेनिन गया, तो रेनिन ने किसको एक्टिवेट किया, कंफ्यूज नहीं होना डायग्राम में, समझो मैं जहां जहां बोल रहा हूं। रेनिन ने एक्टिवेट किया किसको, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, जो कि रिलीज हो रहा था हिपैटोसाइट्स, कहां से, लीवर से, और तुरंत इसने फटाक से कन्वर्ट किया किसमें, एंजियोटेंसिन 1, AT1, एंजियोटेंसिन 1। अब देखो ये जो लंग्स है ये क्या करते हैं, इसमें एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये जो यहां से रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, अब वो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, किस एंजाइम की मदद से, एस एंजाइम की वजह, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से। कहां पे ये प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, समझ गए। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये इसकी वैरायटी ऑफ वर्क है, ये काम करेगा कैसे कैसे, फिर बीपी मेंटेन करेगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन होता है, जो ब्लड वेसल्स होगी, तो अब देखो यहां समझते जरा, ये फंक्शन समझते कैसे, अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा ये। तो ब्लड वेसल में क्या करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, नसों को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जब कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहां पे ब्लड लॉस हुआ, बीपी कम हो गया, अब बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 को सीक्रेट किया, और इसका नेचर होता है ऑक्टापेप्टाइड, जबकि एंजियोटेंसिन 1 होता है डेकापेप्टाइड, 10 पेप्टाइड से बना होता है ये, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो एंजियोटेंसिन, ये जो सारे फंक्शन दिख रहे हैं ना आपको, एंजियोटेंसिन 2 के दिख रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो एंजियोटेंसिन 2 सबसे पहले क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, और कंस्ट्रिक्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखो जिस बंदे का, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम था वो बढ़ गया यहां पे। चलो ये तो एक मैकेनिज्म हमने समझा कि बॉडी का एक सिस्टम, यहां ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ और बीपी को बढ़ा दिया। अब समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, वो समझते हैं हम लोग। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पहले इसको समझ लेते हम लोग। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो यहां के लंग्स में प्रेजेंट हुआ था, वो 2 हार्मोन को रिलीज करता है। किसको किसको, ब्रैडिकाइनिन, जो बढ़िया डॉक्टर होंगे उनको सब जानकारी होगी। ब्रैडिकाइनिन भी रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन 2 भी रिलीज करता है। कौन, एस, जो यहां के लंग्स में प्रेजेंट है। तो यहां पे ब्रैडिकाइनिन देखो लिखा हुआ है, और ब्रैडिकाइनिन का नेचर होता है वैसोडाइलेशन। बीपी उसका कम है और आप उसको वैसोडाइलेट कर दोगे तो बीपी और कम हो जाएगा, पेशेंट तो मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
यानी कि अब एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 को भी स्टिमुलेट कर रहा है, ब्रेडिकाइनिन को भी कर रहा है, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट नेचर के हैं, एंजियोटेंसिन 2 और बी। एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, अच्छी बात है, वैसोकंस्ट्रिक्ट कर रहा है, बीपी को बढ़ा देगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक आदमी है ये ब्रेडिकाइनिन, वैसोडायलेशन का काम कर रहा है, तो बीपी तो और कम हो जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। इसका मतलब कि इसको ब्लॉक करना पड़ेगा साथ साथ, समझ गए। तो जो एस एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे डायलेशन कर रहा है, ठीक है। तो जब ब्रेक कर दोगे इसको तो डायलेशन नहीं होगा, और इधर से कंस्ट्रिक्शन कर दोगे बीपी बढ़ जाएगा। चलो ये हम लोग समझ लेते हैं। ब्लड वेसल्स में हमने एक्शन समझ लिया किसका, एंजियोटेंसिन 2 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, पेशेंस से समझिए, जल्दीबाजी मत करिए। बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि लोग समझ पाए इस चीज को, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स दिख रहा था, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो सेल्स स्पेशलाइज को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, और ये सेल्स आपकी, इनके ऊपर रिसेप्टर कौन से होते हैं, ये ब्लू सा रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, किसके, एंजियोटेंसिन 2 के, समझ गए। और ये जोना ग्लोमेरुलोसा का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या होता है कि ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि सोडियम को रिटेन करना और पोटेशियम को बाहर कर देना, जिससे क्या हो जाए, ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़े, समझ गए। तो एल्डोस्टेरोन बीपी मेंटेन करने में क्या होता है, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जैसे एंजियोटेंसिन, अब देखो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ, ये इसको एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ये स्टिमुलेट कर देगा प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन का जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि सोडियम को ये रिटेन करने लगेगा और पोटेशियम को लूज करने लगेगा, ठीक है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी बढ़ा देगा ये एल्डोस्टेरोन। यहां से हमने समझ लिया। चलो अब देखते हैं सीएनएस, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो ये सीएनएस है और ये कैरोटिड साइनस है। ये कैरोटिड साइनस जो होते हैं ना, ये प्रेशर मेयरिंग डिवाइसेज होती हैं, ब्लड प्रेशर मेयरिंग डिवाइसेज, इनको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। जब बीपी कम होने लगेगा तो ये सेंस करेंगे कि बीपी कम हो रहा है, तुरंत ब्रेन को, ये जो है तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि भाई साहब कुछ गड़बड़ है, बीपी कम हो रहा है पेशेंट का, कुछ तो गया, या तो एक्सीडेंट हुआ, या तो कटपिट कहीं गया है, कोई बात हो गई, या तो ऑर्गन क्षत विक्षत हो गया, तुरंत इसको सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, सिंपैथेटिक फ्लो बढ़ा देगा। एएनएस जब पढ़ोगे आप ना, तो उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ोगे। सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पांस, जैसे कि सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, इंटरेक्ट सिस्टम, ये सारे फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पांस, ये सारे जो सिस्टम है आप पढ़ते हैं उसको, ठीक है। वो सारी चीजें आप समझोगे। सिंपैथी, सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ होगा यूज, सिंपैथी जब आपको स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीज, वो चीजें मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा देगा, और जैसे सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाएगा, ये जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है ये रेनिन से जुड़ा हुआ है। देखो फिर रेनिन का काम आ गया, फिर ये रेनिन को पता लग जाएगा, इसका मतलब कि कुछ दिमाग में गड़बड़ है, कुछ यहाँ गड़बड़ है, दिमाग ने सेंस किया और तुरंत रेनिन तक पहुंचा दिया। देखो रेनिन को तुरंत सेंस हो गया, फिर तुरंत यहाँ से सेल से रेनिन रिलीज होकर यहाँ जाएगा, फिर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, समझ गए। तो कैसे, तो यानी कि सीएनएस में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब समझते हैं दूसरा, इसी एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है रिलीज, जिसको बोलते हैं एडीएच। तो एडीएच क्या करने लगेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पे देखो एडीएच क्या करेगा, वाटर को यहां से रीअब्जॉर्ब कर लेगा, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। जब वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, देखो क्या करना आपको, ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करना, प्रेशर को भी। तो अगर बीपी को मेंटेन करना है तो वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर पानी निकल जाएगा तो वॉल्यूम कहां मेंटेन होगा, यानी कि पानी को बचा के रखना है, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लो। पेशाब के रास्ते निकलने मत दो, बचा लो उसको। तो यहां जो पेशाब के रास्ते निकलने वाला था वाटर, वो अब लॉस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि एडीएच एक्टिवेट हो गया है। एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और पेशाब में जो, यूरिन में जो पानी जा रहा था वो नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी मेंटेन हो जाएगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन यहां पे एक्टिवेट हो गया सीएनएस में। तीसरी चीज क्या होती है सीएनएस में, थर्स्ट। सीएनएस में हाइपोथैलेमस होता है, थर्स्ट सेंटर होता है। आपको प्यास बहुत तेज लगेगी, तो जब प्यास लगेगी तो जिसका एक्सीडेंट होगा वो तुरंत मानेगा पानी, भाई पानी दो, पानी दो। देखते हो ना, एक्सीडेंट होने के बाद, गिरने के बाद तुरंत लोग पानी पिलाते हैं। क्यों, उसको थर्स्ट लग गया, उसका बीपी कम हो रहा है। तो पानी पियोगे, जब पानी पियोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ गए? चलो, तो यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई और तुरंत इसने सिग्नल दिया रेनिन को, भाई रिलीज आओ। रेनिन ने फिर ये सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो गया, फिर रेनिन काम करने लगा एंजियोटेंसिन के थ्रू। एडीएच हार्मोन को इसने क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। और एडीएच ने क्या किया? वाटर को रीअब्जॉर्ब, रोक के रखा, पेशाब के रास्ते निकलने नहीं दिया। ठीक है, एडीएच एक्टिवेट हो गया। प्यास को बढ़ा दिया। जब प्यास को बढ़ाओगे तो ब्लड वॉल्यूम, ये थोड़ा छोटा छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी बात को सुनिए। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज इन बीपी, क्योंकि आपको ब्लड वॉल्यूम और बीपी ही तो बढ़ाना है। समझ गए? चलो, यहां हम लोग समझ गए। अब सुनते हैं कि ये हार्ट में कैसे काम करता है। सीवीएस सिस्टम, मैंने हार्ट यहां नहीं बनाया हुआ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट डायग्राम हो जाता है। तो सीवीएस सिस्टम में क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। कौन? ये एंजियोटेंसिन 2 सीवीएस सिस्टम में कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है और उसके बाद ये सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाने लगता है। जब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है, रिलैक्स। ठीक है, और डायस्टोलिक आपका रिलैक्सेशन से होता है, एसोसिएटेड होता है। तो सीवीएस में कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा कौन? एंजियोटेंसिन 2। ये सब एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शन बता रहा हूं मैं। उसके बाद फिर ये क्या कर देगा? बीपी को बढ़ा देगा। अब समझते हैं किडनी। ये जो किडनी है ये कैसे काम करती है, इसका भी फंक्शन हमने समझ लिया, कैसे बीपी मेंटेन कर रहा है। साइनस का भी समझ लिया हमने, लीवर का भी समझ लिया, एडीएच का भी समझ लिया। अब ये किडनी बची रहेगी कि किडनी कैसे इन्वॉल्व होती है बीपी मेंटेन करने में। अब समझते हैं जरा किडनी। किडनी देखो क्या करेगी, अब इसको समझते हैं हम लोग जरा। यहां पे जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो यहां पे ब्लड कम आने लगे, उसको बोलते हैं डिक्रीज रीनल परफ्यूजन। तो डिक्रीज रीनल परफ्यूजन जब हो जाएगा तो जीएफआर आपका कम होने लगेगा। जीएफआर कम होने लगेगा और पहले नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं। अगर नॉर्मली ब्लड आएगा तो नॉर्मली जीएफआर 120 ml बाई 120 ml पर मिनट होगा आपका, और नॉर्मली ब्लड आएगा। तो देखा उसमें गया है कि जो पीसीटी होता है उसमें 65% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर ही रहता है, इंटरस्टिशियम में रह जाता है। फिर उसके बाद 25% यहां से सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, खाली 10% सोडियम जो होता है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। यानी कि 65, 65 और 25 कितने हो गए? 90% रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है सोडियम। 10% खाली बाहर की तरफ निकल रहा है, और वो भी निकल नहीं रहा है। वहां से जैसे ये 10% जाएगा तो यहां पे एक स्पेशल सेल होती है, किसके पास? कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के बीच में, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेल या पी सेल। दीज आर प्रिंसिपल सेल और पी सेल। तो पी सेल क्या करती हैं? जैसे ही सोडियम आएगा इस चैनल के थ्रू, क्योंकि अभी यहां पे ये जो सिस्टम आप समझो, इस सिस्टम से ये सिस्टम कनेक्टेड है। तो यहां पे जैसे इसने सेंस किया कि सोडियम कम हो रहा, तो एल्डोस्टेरोन को सिग्नल देगा। एल्डोस्टेरोन कहेगा भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ, तो तुरंत पी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी क्या करना है? एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये जो सोडियम निकलने जा रहा था पेशाब के रास्ते, उसको कहेगा नहीं रे इधर आ, चल इधर अंदर की तरफ आ, तो इधर आ जाएगा। ये सोडियम को इधर अपने कब्जे में ले लेगा, इसे कहेगा नहीं भाई पेशाब के रास्ते मत निकल, इधर यूरिन के रास्ते मत निकल, तेरा काम है अभी। तो सोडियम को अंदर ले लेगा इधर। ये तो सोडियम को जब अंदर लेगा तो वो वॉल्यूम बढ़ाने में काम कर रहा है। तो सोडियम को अंदर ले लिया और पोटेशियम को इधर। ये जो सोडियम है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, देख रहा हो ना, ये सोडियम है, ये सब सोडियम। पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहा है। तो अब इस सोडियम से ये एल्डोस्टेरोन बीपी मेंटेन कर रहा है। यहां आप समझ गए। चलो, ये वाला पार्ट आप लोग समझ ही गए, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से रिटेंशन कर रहा है। तो किडनी में क्या हो रहा है कि सोडियम का रिटेंशन हो रहा है। देखो यहां पे सोडियम, यहां पे रिटेंशन हो रहा है, पीसीटी में यहां पे हो रहा है रिटेंशन। ठीक है, तो किडनी कैसे काम कर रही है? सोडियम का रिटेंशन कर ले रही है, और सोडियम को रिटेंशन करने के बाद ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ब्लड वॉल्यूम और बीपी ही बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, बीपी कम हो रहा है, पेशेंट मर जाएगा नहीं तो। अब उसके बाद समझते हैं कि किडनी दूसरे तरीके से कैसे काम करती है। तो किडनी में मैंने आपको बताया कि ये जो सेल्स हैं इसको मैकुला डेंसा, देखो एक साथ हैं, मैकुले मतलब पैचेज, डेंस है, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैकुला डेंसा। ये सोडियम सेंसर सेल्स होती हैं, सोडियम सेंसर सेल, यानी कि सोडियम जैसे बॉडी में कम होगा ये तुरंत सेंस कर लेंगी। तब जब 65% यहाँ रिएब्जॉर्ब हो गया, 25% यहाँ रिएब्जॉर्ब होगा, सोडियम यहाँ कम आ रहा है क्योंकि यहाँ से कम ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो सोडियम भी तो कम आएगा। तो जब यहाँ सोडियम कम आएगा तो ये जो मैकुला डेंसा सेल लगेंगे तुरंत सेंस कर लेंगे, रुक 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 रुक, ये यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम कम हो गया है, इसको तुरंत सेंस किया इसने मैकुला, क्योंकि सोडियम सेंसर सेल्स है। और तुरंत किसको सिग्नल देंगी, पोल्किसिन को, कि कुछ बॉडी में गड़बड़ है, सोडियम कम हो गया है, जरा देखो क्या है। फिर ये कहेगा देखो अभी इतना टाइम नहीं है देखने पर का, हम तुरंत रेनिन रिलीज करते हैं, तुरंत ये रेनिन रिलीज कर देगा, फिर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और रेनिन फिर काम करने लगेगा।
समझ गए। तो रेनिन जो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फंक्शन एंजियोटेंसिन 2 के हैं, समझ गए। तो ये हमने प्रोसेस समझ लिया। अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे सीएनएस इन्वॉल्व है, कैसे एडीएच इन्वॉल्व है, कैसे कैरोटिड साइनस हेल्प कर रहा है बीपी मेंटेन करने में, कैसे ये पूरा नेफ्रॉन इन्वॉल्व है, कैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें। अब ये जो चीजें मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ 3 वे टू चेक व्हेन रेनिन इज रिलीज, पूरी बॉडी में रेनिन कब रिलीज होगा। 3 ऐसी सिचुएशन आती है। 3 सिचुएशन कैसे आती है, एक तो इंट्रारेनल जब कोई प्रॉब्लम होगा या एक्स्ट्रा रेनल प्रॉब्लम होगा। तो एक्स्ट्रा रेनल में सिंपैथेटिक रिस्पांस, यहां पे देखा कैरोटिड साइनस ने कि कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे कुछ गड़बड़ है, इसका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तुरंत इसने रिस्पांस यहां पे इसको किया, तो अब ये सिस्टम पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस, ये एक्टिवेट हो गया। इंट्रारेनल का मतलब कि किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर 2 तरीके से, डिक्रीज परफ्यूजन, जब परफ्यूजन ब्लड फ्लो कम होगा तभी तो ये सेंस करेगा पूरा सिस्टम, तो जैसे डिक्रीज परफ्यूजन होगा रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में याद रखिएगा मैकुला डेंसा सेल होती हैं और पॉल्कीसी सेल, दोनों को मिलाकर बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या कर रहा है, लो सोडियम सेंस कर रहा है, तो जब लो सोडियम सेंस कर रहा है तो रेनिन को तुरंत सिग्नल देगा कि भाई तू रिलीज हो जा, तो रेनिन यहाँ रिलीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो रेनिन का कितना बड़ा रोल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये सारी चीजें ये समझ में आई होंगी, ये डायरेटिक्स का रोल समझ में आया होगा, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बोमेंस कैप्सूल, तो आपने साथ साथ कितनी सारी चीजें पढ़ ली, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लिया, और आपने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया, पूरा रेनिन के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे सारी चीजें इन्वॉल्व आपने देख ली। ये तो हो गया कि पेशेंट का एक्सीडेंट होगा है, बीपी कम हुआ, उसको मेंटेन करना है। अब बीपी बढ़ गया है, क्योंकि अब देखो बीपी बढ़ गया, अब नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा, अगर बीपी बढ़ गया है यानी कि हाइपरटेंशन हो गया, 140/90 mmHg से ज्यादा हो गया है, बीपी बढ़ गया है। तो पहला केस हमने देखा कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बीपी कम होता है, कोई अवांछनीय रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, तो कैसे बॉडी बीपी को मेंटेन करती है, किसके थ्रू, रेनियो एंजियोटेंसिन 2 के सिस्टम। तो ये हाइपरटेंशन हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया कैसे बीपी जो है मेंटेन होता है। लेकिन अब हमें पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो पेशेंट है जिनको हाइपरटेंशन हो जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले जो है जनरल अवेयरनेस वाले प्लेलिस्ट में हाइपरटेंशन के बारे में उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ये सिस्टम देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन इसी वीडियो के साथ में पहले अटैच कर दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैसे काम करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए एंटी, उसके अगेंस्ट दवाएं काम करनी पड़ेगी। अब देखो, जब कहते हैं ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सर रट्टा मारना पड़ता है, जब एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो आती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कहां काम करेंगे, एडीएच। देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा था, पानी को कम निकलने दे रहा था, जिससे क्या हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था और बीपी को मेंटेन कर रहा था। लेकिन क्या होगा अगर बीपी ज्यादा बढ़ जाए, तो इसको एडीएच को इनिबिट तो करना पड़ेगा ना, यानी एडीएच को इनिबिट करना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि बीपी ज्यादा हो गया, उसको कम कैसे करना है। पहले हम ये पढ़ रहे थे कि बीपी कम हो गया है, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, बीपी बढ़ाना है, लेकिन अभी बीपी बढ़ गया है पेशेंट का, अब उसको कम करना है हमें, हाइपरटेंशन हो गया उसको। तो पहली कैटेगरी होती है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स कहां काम करेंगे, इस एडीएच पे, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। इसको क्या करेंगे, डायूरेटिक्स क्या करेंगे, इसको डायूरेटिक्स आपका यहां पे काम करेगा, एडीएच सिस्टम पे काम करेगा, ठीक। चलो यहां पे एक तो यहां पे हो गया, दूसरा यहां पे ये जो वाटर का रिटेंशन रोक रहा था ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, तब जाके बीपी मेंटेन हो रहा था, लेकिन बीपी बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यूरिन का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा बीपी को कम करने के लिए। तो डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो यूरिन में सोडियम के लॉस को बढ़ा देते हैं, समझ गए। तो यहां से पानी भी लॉस होने लगेगा, सोडियम भी लॉस होने लगेगा। तो यानी कि डायूरेटिक्स पहली कैटेगरी कौन सी हो गई, डायूरेटिक्स। अब समझते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है। यहां पे एस एंजाइम था, एस एंजाइम क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था। कहां पे ये प्रेजेंट था, लंग्स में। तो एस एंजाइम लंग्स में होता है, और लंग्स में कभी भी एल्वेलाई में एस नहीं होता है। अब यहां से ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो में आना पड़ेगा, और आपके एल्वेलाई एयर सैक्स होते हैं, एयर के बैग होते हैं, वहां वो नहीं होता। तो लंग्स में जो एस होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में होता है, इस तरीके से, ठीक है। एल्वेलाई एयर सैक में नहीं होता है।
तो अब क्या करना है, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था और बीपी को मेंटेन कर रहा था, रेगुलेट करने का काम कर रहा था, अभी बीपी हमको कब करना है। तो इसका मतलब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग कौन सी होगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब एग्जाम्पल क्या क्या इसके होते हैं, क्लासिफिकेशन जो पार्ट में पहले बताऊंगा उसको ध्यान से देख लेना कि एस इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें आप समझ लेना, ठीक है। चलो दूसरी कैटेगरी दवा हो गई। पहली कैटेगरी हमारे थे डायरेटिक्स, कैसे काम करता है, यहां पे लॉस को बढ़ा देगा और यहां पे क्योंकि देखो बीपी मेंटेन करने के लिए लॉस को कम करना है, लेकिन अगर बीपी कम करना पड़े तो लॉस बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा ना, तो यहां पे लॉस को बढ़ा देना पड़ेगा, तो डायरेटिक्स यहां पे हो गया। चलो दूसरी हमने कैटेगरी कौन सी देख ली, एस इनहिबिटर, तो यहां पे आप मार्क कर लो एस इनहिबिटर दूसरी कैटेगरी। अब यहां पे एंजियोटेंसिन 2 जिसके कि इतने सारे काम थे जो बीपी मेंटेन करने में काम कर रहा था, दैट वाज मेंटेनिंग द बीपी, अब इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। मेंटेन कर रहा था, बढ़ाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यहां पे एक्सीडेंट हो गया था, बीपी कम हो रहा था, लेकिन अभी हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन है, पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ कम करना पड़ेगा, तो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करते हैं हम लोग। तो तीसरी कैटेगरी कौन हुई, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके एग्जांपल क्लासिफिकेशन में मैं दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, साथ साथ उसकी कुछ खास बातें हैं वो भी मैं स्लाइड में लिख दूंगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 कैटेगरी हमने देख लिया। अब समझते हैं चौथी कैटेगरी ड्रग जो होती है वो होती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, क्योंकि ये रेनिन ही एक ऐसा बंदा है जो पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, ब्लड सिस्टम में बीपी, ब्लड वॉल्यूम हर चीज मेंटेन करने में। तो ये बीपी बढ़ाने का भी काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि बीपी कम हो गया था तो रेनिन एक्टिवेट हो गया था, लेकिन अभी आपको क्या करना है, बीपी कम करना है, बढ़ा हुआ बीपी है तो रेनिन को इनहिबिट करना पड़ेगा जो कि बीपी बढ़ा रहा था। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर चौथी कैटेगरी हो गई, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब पांचवी कैटेगरी कौन सी होती है, यहां पे देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स में बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर। पांचवी कैटेगरी कौन सी आप यूज करोगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, मैं अगेन आई एम सेइंग जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल, इसी वीडियो में जो क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड है उससे आप देख लो कि बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है। यहां लिखूंगा तो बहुत खास पास हो जाएगा वीडियो में, तो बीटा ब्लॉकर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं इस डायग्राम को ताकि आप समझ पाओ कि डायरेटिक्स कैसे काम कर रहा है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कैसे काम कर रहा है। तो यहां एरो बना के लिख देना है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, यानी कि जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये सारी प्रोसेस कम हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो आप एग्जाम में लिख लोगे आराम से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर 5 नंबर 10 नंबर में आए तो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जब बीटा ब्लॉकर ब्लॉक कर देगा तो ये एल्डोस्टेरोन वाली पूरी प्रोसेस नहीं होगी, ये भी आप समझ जाओगे। चलो बीटा ब्लॉकर। जो छठी कैटेगरी होती है वो, अब देखो यहां पर सिंपैथेटिक फ्लो बढ़ गया था, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, तो सिंपैथेटिक सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए सिंपैथोलिटिक्स, लिटिक्स का मतलब तोड़ना, तो सिंपैथिक सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा छठी कैटेगरी का सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स दवाएं यूज होती है, तो यहां पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसको लिख सकते हो। सातवीं कैटेगरी जो आपको समझ में आती है हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, वो आपकी है वासोडायलेटर्स। क्यों, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड वेसल्स को वासोकंस्ट्रिक्ट कर रहा था बीपी बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको बीपी कम करना है, हाइपरटेंशन का पेशेंट ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायलेट करना पड़ेगा, इसीलिए आप क्या यूज करते हो, वासोडायलेटर्स। तो वासोडायलेटर्स कहां काम करते हैं, यहां करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा सा हाई लेवल था, थोड़ा सा इस डायग्राम को अब पहले अगर जो देख के घबरा जाएंगे वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा था वैसे वैसे आप समझोगे, चीजें समझ पाओगे। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें जो है जर्नल अवेयरनेस सेगमेंट में जाके आपको हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर रास सिस्टम पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ना है। तो आपको ये पूरा चैप्टर पूरी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, और मैं कह सकता हूं प्राउडली कि शायद ही बहुत कम लोगों ने आप इस तरीके से पढ़ा होगा, या किसी ने आपको बहुत इस तरीके से पढ़ाया होगा। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि इस चैनल पे एमबीबीएस के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, नर्सिंग के भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा लेवल मैंने अच्छा रखा है ताकि बच्चे सभी बच्चों को समझ में आए। तो ये मैंने पूरा बताने की कोशिश किया सारी चीज़ें, ये पूरा इन्वॉल्व कैसे है। तो एस अगर आता है तो भी S2 का फंक्शन तो भी लिख लोगे आप, नेफ्रॉन के बारे में भी लिख लोगे आप, डायरेटिक्स के बारे में भी लिख लोगे, और ये सारे सिस्टम्स के बारे में लिख लोगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च इस पर मुझे करनी पड़ी है। कोई चीज़ मैं ले आता हूँ तो उसको खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब जाके ले आता हूँ कि कोई चीज़ गलती ना हो, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको अपना वैल्यूएबल समय देना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।